अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुतीबा जाहिद एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था कि हम आज की क्लास के अंदर मोइंग बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ेंगे। और मैंने आपको कहा था कि इसको पढ़ने से पहले या तो आप इसमें जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ उसकी वीडियो देख कर आइएगा, या फिर आपको मैंने एक और टास्क दिया था कि फिगरेटिव लैंग्वेज की वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी या जो क्लास जिन बच्चों ने मिस कर दी थी वो फिगरेटिव लैंग्वेज की क्लास लेकर आइएगा। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फिगरेटिव लैंग्वेज की क्लास अटेंड की हुई है या जो लोग कल वीडियो देख कर आए हैं? आई वॉन्ट टू नो कि कितने बच्चों को फिगरेटिव लैंग्वेज का आइडिया है, फिगर्स ऑफ स्पीच का, ठीक है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोगों को आगे लेके चलूँ। लेट्स सी द रिस्पॉन्स। नो, ज़ैनब रेहान कह रही है नहीं। ओके, नो। आप लोगों को बच्चे मैंने कल कहा था कि आप लोग फिगर्स ऑफ स्पीच की क्लास लेकर आएंगे तो आप लोगों को चीज़ें बेहतर समझ में आ सकेंगी, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, अमार ने किया हुआ है, अंबर ने, रबिया ने, ओके ठीक है, काफ़ी बच्चों ने ये वाली क्लास ली हुई है। जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली वो लिंक अभी आ जाता है कमेंट में फिगर्स ऑफ स्पीच का, आप उसको देख लीजिएगा और उस क्लास को प्लीज़ ज़रूर उसको अटेंड कर लिएगा और इस लेक्चर को फिर आपने दोबारा यूट्यूब पे ज़रूर देखना है। तो अभी मैं आपको इसको फिर आसान अल्फाज में समझाती हूँ। मैं जो फिगर ऑफ स्पीच आएगी मैं उसको डिटेल में डिस्कस भी करती जाऊँगी, ओके, ताकि जिन बच्चों को आइडिया नहीं है उनको आइडिया हो जाए। लेकिन फिगर्स ऑफ स्पीच की क्लास आप लोगों ने ज़रूर अटेंड करनी है, वो इस सेशन में भी हो चुकी है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम देखते हैं कि राइटर कौन है। राइटर इज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द राइटर ऑफ दिस पोम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बड़ा फेमस राइटर है, आपने देखा होगा कि उसकी बहुत सारी पोइट्री आप लोगों ने ऑलरेडी भी पढ़ी होगी, राइट। जैसे वो एक थी ना, स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, इस तरह की बहुत सारी पोइट्री आप लोगों ने पढ़ी होगी। अब देखिए, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इन फुल। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, बोर्न मार्च 26, 1874, सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएस, डाइड इन जनवरी 29, 1963, ठीक है। फिर क्या है? अच्छा, अब सिर्फ मैं आपको जनरली बता देती हूँ कि इनकी जो राइटिंग्स है ना उसके अंदर किस किस चीज़ के बारे में बात की जाती है, ठीक है। अमेरिकन पोइट हु वाज मच एडमायर्ड फॉर हिज डिपिक्शन ऑफ द रूरल ड्राइव ऑफ न्यू इंग्लैंड, हिज कमांड ऑफ अमेरिकन colloquial speech and his realistic verse portraying ordinary people in every situation। तो ठीक है, तो किस तरीके का लिटरेचर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जिसके अंदर अपनी पोइट्री के अंदर उस हर ऑर्डिनरी लाइफ को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, रूरल लाइफ को, जो कंट्री साइड लाइफ होती है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है, नेचर का एलिमेंट हमें नजर आ रहा है इनकी पोइट्री के अंदर, ठीक है। तो ये सोनेट है जो उन्होंने लिखी है, ठीक है। इस सोनेट के अंदर हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्या क्या इन लाइन्स का मतलब क्या है। हम लाइन बाय लाइन एनालिसिस करेंगे, बट उससे पहले आई एम गोइंग टू रीड द पोम इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि आप लोगों को एक दफ़ा समझ में आ जाए, आप लोग उसको देख लें, ठीक है। उसके बाद हम मूव करेंगे आगे। Okay, so mowing by Robert Frost. There was never a sound beside the wood but one, and that was my long sight whispering to the ground. What was it whispered? I knew not well myself. Perhaps it was something about the heat of the sun, something perhaps about the lack of sound, and that was why it whispered and did not speak. It was no dream of the gift of idle hours, or easy gold at the hand of fay or elf. Anything more than the truth would have seemed too weak to the earnest love that laid the swale in rows. No, not without feeble pointed spikes of flowers, pale orchises, and scared a bright green snake. The fact is the sweetest dream that labor knows. My long scythe whispered and left the hay to make. Okay, this is such a beautiful poetry. आप लोगों ने सुना होगा, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आई होंगी, ठीक है। अभी रीडिंग का मकसद ये था कि आप लोगों को इसके जो इसमें लिरिकल एलिमेंट है, जो इसमें सारा राइम है वो समझ में आ जाए एक दफ़ा, और आप एक दफ़ा पहले से उसका बैकग्राउंड ले लें, उसके बाद हम इसको लाइन बाय लाइन इसके एनालिसिस की तरफ चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एनालिसिस लाइन बाय लाइन। तो हम उसके लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो सबसे पहली जो लाइन थी ना, देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड बट वन। देयर वॉज नेवर अ साउंड। अब ये जो वर्ड नेवर है ना, ये एक एक्सट्रीम वर्ड है, ठीक है। देयर इज नॉट या देयर इज नो साउंड का वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा। नेवर मतलब कभी कोई साउंड वहां पर था ही नहीं। देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड बट वन, ठीक है। वुड किसको कहते हैं? हम जंगल को कहते हैं, ठीक है। जंगल कह लें या जो भी आपके पास वहाँ पे जो ग्रीनरी है, जहाँ फॉरेस्ट है, जिसको जो भी आप उसके बात कह लें, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि कितनी स्टिलनेस है, कितनी खामोशी है, उस चीज़ को वो जो है ना उसके बारे में बात कर रहा है। देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड बट वन। वहाँ पे उस जंगल के पार या उस जंगल के आसपास क्या था, उसके बाद आर पार वहाँ पे कोई साउंड नहीं था, लेकिन सिर्फ एक साउंड था, एक्सेप्ट वन, ठीक है, बट वन, लेकिन एक साउंड मौजूद था। अब देखिए, एब्सेंस ऑफ साउंड के लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है ना, वो क्या है? वो साउंड का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है।
आप यहाँ पे ये भी कह सकते थे कि क्वाइटनेस थी, कामनेस थी, वो बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन उसको ऑपोजिट वर्ड यूज़ करके एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट दिया जा रहा है कि वहाँ पे कोई आवाज़ थी ही नहीं, कोई साउंड था ही नहीं। तो एक क्या है, आवाज़ का ना होना, आवाज़ का वर्ड इस्तेमाल करके बताया जा रहा है। देयर वॉज नेवर अ साउंड बिसाइड द वर्ड बट वन, कि वहाँ पे कोई और आवाज़ नहीं थी और सिर्फ एक आवाज़ थी। अच्छा, अब इसके अंदर जो टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। तो उसको देखने के लिए हम पहले इसको रेज कर लेते हैं सारा। ओके, अच्छा, अब देखिए आपको किस बच्चे को पता है कि एलिट्रेशन क्या होती है? एलिट्रेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसके अंदर सेम साउंड्स जो है उनसे वर्ड स्टार्ट हो रहे होते हैं एक ही वर्ड्स के अंदर। जैसे देखिए, वॉज वो साउंड आ रहा है, फिर वुड वो साउंड आ रहा है, फिर वन वो साउंड आ रहा है। बेशक वन के स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन साउंड तो वो आ रहा है ना, वो साउंड आ रहा है। तो यहाँ पे भी वाह साउंड आ गया, यहाँ पे भी वाह साउंड आ गया, यहाँ पे भी वाह साउंड आ गया, विच मीन्स दैट यहाँ पे क्या है, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। ओके, एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें, देयर वॉज नेवर अ साउंड, कोई आवाज़ नहीं है, तो एक खामोशी की पिक्चर हमारे दिमाग में क्रिएट होती है, एक इमेज क्रिएट होता है। तो जो भी वर्ड्स हमारे दिमाग में इमेज क्रिएट करते हैं उसको हम इमेजरी कहते हैं, ठीक है। तो एक ये इमेज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, हमारे पास जो एक साउंड आ रहा है बट द वन, वो भी क्या है, एक सिंगल साउंड, हमें पता चल रहा है कि एक आवाज़ है, ठीक है। तो वो क्या है, वो भी एक इमेज क्रिएट कर रहा है। तो देखिए, द लाइन पेंट्स एन ऑडिटरी इमेज ऑफ साइलेंस ब्रोकन बाय अ सिंगल साउंड, ठीक है। तो जो साइलेंस का इमेज हमारे दिमाग में क्रिएट हुआ और उसके बाद एक कि वो खत्म भी हो रही है, वो साइलेंस टूट भी रही है बिकॉज ऑफ वन वर्ड। तो ये सारा का सारा इसका वो था, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर हम इसकी टोन देखें तो एक क्वाइट मेडिटेटिव हमें नज़र आ रही है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, सॉलिट्यूड और बहुत इस तरह की चीज़ें नजर आ रही है कि कोई खामोशी है, बहुत ही जो है वो जगह जो है वो काम जगह है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम अगली लाइन की तरफ मूव करते हैं। आई होप यहाँ तक लाइन क्लियर हो गई होगी। अब जो अगली लाइन है ना, उसको मैंने पिछली लाइन के साथ रिलेट करना है। तो वो अब देखिए मैं आपको कैसे कर आती हूँ। अब देखिए, देयर वाज नेवर अ साउंड बिसाइड द वर्ड बट वन। तो वहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास एक साउंड है और उसके बाद उसी बात की कंटिन्यूएशन अगली लाइन में जा रही है, एंड। अब एंड से हमारा नया सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो रहा, अब एंड पिछली बात को ही कंटिन्यू करी है। वहाँ पर कॉमा आया था, ठीक है। उस कॉमा के बाद जो अगली लाइन आ रही है उसमें क्या हो रहा है, एंड दैट वाज माय लॉन्ग साइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड। अब वो क्या कह रहा है कि वो जो आवाज़ आ रही थी ना, एंड दैट वाज, और जो अब वो वन साउंड की बात हुई थी ना, वो क्या थी, दैट वाज माय लॉन्ग साइथ। अब साइथ किसको कहते हैं, एक ना इस तरह का टूल होता है। किस किस बच्चे ने ये टूल देखा हुआ है? आपने अक्सर गांव में देखा होगा कि अभी भी इस्तेमाल होता है। हालांकि ये बहुत उस ज़माने की बात हो रही है जब मशीन्स वगैरह आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद ये एक साइथ थी, टूल है, ये उसके बाद भी इस्तेमाल होता रहा है। और अभी भी हमारे गाँव में अक्सर जगहों में हमने देखा है कि घास काटने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, जब हाथ से कोई घास काट रहा हो, या फिर जो गार्डनिंग करते वक्त भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो इसको हम उर्दू में दरांती भी कहते हैं। तो बाकी आप लोगों को मुझे नहीं पता कि लोकल लैंग्वेजेस में क्या क्या कहते होंगे, बट दिस इज समथिंग विच इज़ फेमिलियर टू मी एंड आई होप इट इज़ फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू एज वेल। यस, बहुत सारे बच्चों का रिस्पॉन्स आ गया है। ओके, अच्छा, एंड दैट वॉज माई लॉन्ग साइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड। वो क्या थी, वो कह रहा है कि वो जो आवाज़ थी ना, वो जो कह रहा है कि वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी लेकिन एक आवाज़ थी, वो एक आवाज़ किसकी थी, वो एक आवाज़ उसकी साइथ की थी, वो उसके टूल की थी, वो उसकी दरांती की थी, ठीक है। कि वो दरांती जो वो घास काट रहा है ना, उसकी जो आवाज़ आ रही है वो उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। एंड दैट वाज माय लॉन्ग साइथ विस्परिंग टू द ग्राउंड। वो क्या कर रही थी, विस्पर कर रही थी ग्राउंड से बात करते हुए, ठीक है। विस्परिंग क्या होती है, सरगोशी करना, बहुत हल्की आवाज़ में बात करना, और हल्की आवाज़ में बात करने को हम विस्परिंग कहते हैं, ठीक है। तो क्या थी, जो साइथ थी ना, वो वहाँ पे हल्की आवाज़ में बात कर रही थी ग्राउंड से, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर देखते हैं कि फिगर्स ऑफ स्पीच कौन कौन सी इस्तेमाल हुई हैं। उसके लिए हम इसको रेस कर देते हैं, पहले इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि हमारे सब कुछ समय क्लियर नज़र भी आ रहा हो। आप लोग ना साथ साथ अपनी बुक पे इन चीज़ों को नोट करते जाएं बच्चे। यस, ये जो पिक्चर आपके पास शो हो गई है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल। अच्छा, फिर इसके बाद हम लेट्स टॉक अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच जो इसके अंदर इस्तेमाल हुई है। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता है कि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है। पर्सोनिफिकेशन होती है कि जब हम एक इंसान की क्वालिटी ना इंसान के अलावा किसी और को दें। ह्यूमन क्वालिटी, इंसानों की जो क्वालिटीज़ है ना, जो इंसान काम कर सकते हैं, वो क्वालिटी जब हम किसी और जानवर या किसी भी इंसान के अलावा किसी चीज़ को देते हैं ना, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। पर्सन की क्वालिटी किसी और चीज़ को देना। जिस तरीके से यहाँ पे राइटर ने कहा है ना कि जो लॉन्ग साइथ थी वो विस्पर कर रही थी, तो क्या विस्पर कर सकती है वो? क्या ये टूल जो आपको भी शो हो रहा है यहाँ पे, वो क्या विस्पर कर सकता है? ये वाला जो टूल है
क्या ये विस्पर कर सकता है? नहीं, ये विस्पर तो नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि ये तो इंसानों की क्वालिटी है। तो जब हम इंसानों की क्वालिटी इंसान के अलावा किसी और चीज़ को देंगे तो वो क्या होगी? पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी टेक्निक आ गई? पर्सोनिफिकेशन की। सही है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब जो विस्परिंग वर्ड है ना, विस्पर, तो बिल्कुल आवाज़ भी सरगोशी की देता है। अब ऊंचा चीख नहीं रहे हैं, विस्पर बोलते वक्त भी साउंड निकल रहा है। तो जो वर्ड साउंड से बनते हैं उनको हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। ठीक है? ओनोमेटोपिया क्या होता है कि जब हम साउंड से ही वर्ड बना लेते हैं, जो वर्ड हम बोल रहे हैं वो उसी चीज़ का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना स्प्लैश ऑफ वाटर, अब वो स्प्लैश क्या है? वो पानी की आवाज़ दे रहा है। ठीक है? रॉर ऑफ लाइन। ठीक है? उसी तरह जो भी इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना जो हमें उसी चीज़ की का ही साउंड प्रोवाइड कर रहे थे। जैसे आप कहते हैं बजिंग ऑफ बीज, बज, तो वो क्या कर रहा है? वो इट्स सेल्फ साउंड भी उसी चीज़ का दे रहा है। तो उसको हम कहते हैं ओनोमेटोपिया। तो यहाँ पे जो विस्परिंग है ये पर्सोनिफिकेशन भी है और ये है ओनोमेटोपिया भी है। ठीक है? इसके अलावा एक इमेजरी भी इसके अंदर आ रही है। और इमेज किस चीज़ का क्रिएट हो रहा है? कि वो जो साइट है वो मूव करी है, लॉन्ग साइट। एक आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट होती है। जो भी वर्ड्स आपके दिमाग में पिक्चर क्रिएट करते हैं आपकी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए, चाहे वो लिसनिंग हो, फिर आपकी वो टच का हो, या आपका या देखने का हो, या आपकी फील करने का हो, तो उन सब में से कोई भी सेंस हो सकती है 5 सेंसेस में से। ठीक है? तो उन सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए जब भी कोई चीज़, कोई पिक्चर आपके दिमाग में क्रिएट होगी उसको हम कहते हैं इमेजरी। तो इसमें इमेजरी भी इस्तेमाल हो रही है, इसमें ओनोमेटोपिया भी इस्तेमाल हो रहा है, इसमें पर्सोनिफिकेशन भी इस्तेमाल हो रही है। ठीक है? इन चीज़ों को अपनी बुक के साथ ही आप छोटा छोटा लिखते जाएं ताकि आपको याद रहे। और अगर किसी वर्ड का डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ तो वो भी अपने पास लिखते रहें ताकि आपको फिर इसकी पैराफ्रेजिंग के अंदर आसानी रहेगी। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब मैं आपको अभी ये करा रही हूँ ना चीज़ें, तो ये जो एक एक लाइन मीनिंग की लिखी हुई है ना, बेसिकली आपकी पैराफ्रेजिंग भी है। तो अब आप लोग इसको अगर इसी तरीके से पैराफ्रेजिंग की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अदरवाइज कल मैं फिर आपको पैराफ्रेजिंग भी प्रोवाइड कर दूंगी स्टेंजास की फॉर्म में। वैसे क्योंकि ये जो पूरी की पूरी पोइट्री है ये लाइन वाइज है, तो इसलिए लाइन वाइज ही इसकी पैराफ्रेजिंग करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, जिस तरीके से मैंने अभी लिखी हुई है, ताकि आपको अलग से पैराफ्रेजिंग ना करनी पड़े। अच्छा, व्हाट वाज इट? इट विस्पर्ड, आई न्यू नॉट वेल माई सेल्फ। अब वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है? ये देखिए क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है ना, ये क्या कर रहा है? वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है। What was it whispered? What was it? It whispered. वो कह रहे हैं कि वो जो उसने बोला था वो क्या था? वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है कि वो जो बोल रही थी द्रांति, जो विस्पर कर रही थी, विस्पर यहाँ पे अगेन पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है? वो जो विस्पर कर रही थी वो क्या थी? आई न्यू नॉट वेल माई सेल्फ, कहता मुझे भी नहीं पता अच्छे तरीके से कि वो क्या बात कर रही थी। राइट? जैसे मीनिंग लिखा हुआ ना, द स्पीकर वॉन्डर्स व्हाट द साइट्स विस्पर माइट मीन, ही डजंट फुली अंडरस्टैंड इट। कहता मैं उसको अच्छे तरीके से समझ नहीं सका कि वो क्या बात कर रही थी, लेकिन वो बात जरूर कर रही थी, ये उसको पता है। ठीक है? फिर अगेन हमारे पास साइट्स का जो रेफरेंस आया है यहाँ पे कि वो कम्युनिकेट करी है, विस्पर करी है, वो अगेन हमारे पास क्या है यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन है। फिर वही टोन, हमारी एक ही टोन चलती भी आ रही है, लेबर वाली के जो वो काम कर रहा है वहाँ पे, और नेचर की थीम नजर आ रही है। ठीक है? अब अगली लाइन है, परहैप्स इट वॉज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन। अब जो वर्ड परहैप्स यहाँ पे यूज किया है ना, ये क्या शो कर रहा है? ये आपको अनसर्टेनिटी शो कर रहा है कि ही इज नॉट श्योर, परहैप्स शायद इट वॉज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द सन। ठीक है? अब ही इज नॉट श्योर अबाउट इट, बट ही इज लाइक वो गेस कर रहा है। ठीक है? ही गेसेस मे बी द विस्पर स्पीक्स ऑफ द डेज वार्मथ, द फिजिकल कंडीशन ऑफ वर्क। तो हो सकता है जो विस्परिंग है ना उसकी साइट की, वो किस चीज़ के बारे में बात करी है? वो गर्मी के बारे में बात करी है, हीट ऑफ द सन के बारे में बात करी है, कि जो वार्मथ है, ये जो अभी जिसकी वजह से फसलें पक रही हैं, शायद इसके बारे में बात करी है। जिस तरीके से वेदर के बारे में बात करते हैं, आपने देखा होगा कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर ना बहुत लोग जो है वेदर के बारे में बहुत कॉमनली बात करते हैं। राइट? एक बहुत कॉमन कन्वर्सेशन है। जब भी आपने किसी के साथ बैठ के रैंडम अगर बात कर रहे होंगे ना किसी स्ट्रेंजर के साथ, तो आपकी यूजुअली कन्वर्सेशन वेदर के अराउंड ही होगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से वो भी कह रहे हैं कि शायद वो ना वेदर के बारे में बात कर रहा हो, अबाउट द हीट ऑफ द सन, के गर्मी है, गर्मी ज़्यादा है, कम है, जितनी भी है उसके बारे में बात कर रहा हो। ठीक है? अच्छा, फिर हम आगे देखते हैं, जो लाइन नंबर 5 है ना, उसमें क्या बात हो रही है? समथिंग परहैप्स अबाउट द लैक ऑफ साउंड। अब देखिए दोबारा से हमारे पास वो परहैप्स का वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब से फिर एक और गेस कर रहा है। ठीक है? ही इज मेकिंग अनदर गेस। वो क्या कह रहा है? समथिंग, हो सकता है कि ये जो समथिंग क्या है? परहैप्स अबाउट द लैक ऑफ साउंड। और हो सकता है कि ये जो बात कर रहा है ये इस बारे में बात कर रहा है कि साउंड है ही नहीं। तो अब देखिए इसके अंदर पैराडॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है कि आप एक
साउंड की बात उसकी एब्सेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इसकी एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। और मे बी द विस्पर इज अबाउट द वेरी साइलेंस सराउंडिंग हिम, द कंट्रास्ट बिटवीन साउंड एंड स्टिलनेस। तो आपको यहाँ पे कंट्रास्ट नजर आ रहा होगा साउंड और स्टिलनेस का, ठीक है, लैक ऑफ साउंड, कि वो बात करी है किस चीज के बारे में, लैक ऑफ साउंड के बारे में। जो चीज नहीं है उसी चीज के बारे में बात करके वो चीज लेकर आई जा रही है। समझ में आ रहा है? दो ऑपोजिट चीजों को इकट्ठे लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ये पैराडॉक्स है। अ विस्पर अबाउट लैक ऑफ साउंड, साउंड स्पीक्स ऑफ साइलेंस, ठीक है। एक आवाज जो कि किसके बारे में बात करी है, साइलेंस के बारे में बात करी है। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव टू दिस लाइन नंबर 6, एंड दैट वाज व्हाई इट विस्पर्ड एंड डिड नॉट स्पीक। अब वो कह रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि वहां पे आवाज थी ही नहीं, आवाज की गैर मौजूदगी की वजह से उसने क्या किया, उसने विस्पर किया, ऊंचा नहीं बोला। अब देखिए रेपिटेशन की टेक्निक कितनी ज्यादा इस्तेमाल हुई है, विस्पर विस्पर विस्पर, हर दूसरी लाइन के अंदर आपको विस्पर का वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। इसलिए उसने विस्पर किया और बोला नहीं। अगेन यहाँ पे देखें, वॉज, वाई, विस्पर, वॉज साउंड की रेपिटेशन फिर से आ रही है, ठीक है। तो हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं एलिट्रेशन। तो फिर से यहाँ पे कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, एलिट्रेशन यूज हो रही है। अच्छा, अब इसके अलावा ना कंपैरिजन, एक कंट्रास्ट बन रहा है विस्पर्ड वर्सेस स्पीकिंग का, ठीक है। विस्पर और स्पीक, इन दोनों का कंट्रास्ट आ रहा है। विस्पर होता है बहुत हल्का बोलना और स्पीक होता है ऊंची आवाज में बात करना, ठीक है। तो ये दोनों बातों का डिफरेंस यहाँ पे कंट्रास्ट लेकर आया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी लाइन का मीनिंग देख लेते हैं। बिकॉज द मैसेज वॉज सटल अबाउट साइलेंस इटसेल्फ, it was fitting that it came as a whisper, not as a loud voice। तो यहाँ पर क्या बात डिपेक्ट की जा रही है, क्या बताया जा रहा है कि वहाँ पे बहुत ऊंची आवाज़ नहीं थी, एक विस्पर की आवाज़ थी, बहुत हल्की सी आवाज़ थी, ठीक है। तो अगर हम इसकी यहाँ पे फिगर्स ऑफ स्पीच और भी देख लें तो क्या क्या है, सिम्बॉलिज्म है, विस्परिंग रिप्रेजेंट्स ट्रूथ दैट्स क्वाइट डिस्कवर्ड थ्रू कंटेम्पलेशन नॉट नॉइज। अब देखिए कंटेम्पलेशन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको बहुत ऊंची चिल्ला के नहीं बताई जा रही, ठीक है, आपको फील करनी पड़ी है, ठीक है, आप समझ रहे हैं कि ये चीज़ है वहाँ पर या नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिम्बॉलिज्म का वर्ड भी इस्तेमाल हो रहा है, सॉरी सिम्बॉलिज्म की टेक्निक भी इस्तेमाल की जा रही है। फिर अगर हम लाइन नंबर 7 पे अगर मूव करें ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ द आइडल आवर्स। तो यहाँ पर क्या है, इस लाइन के अंदर क्या बात की जा रही है, इट वॉज नो ड्रीम। अब वो बताना चाह रहा है कि जो साइथ का जो काम करी है ना, ये कोई ड्रीम नहीं है किसी आइडल आवर का, जो फारिग बैठे हुए घर में बैठ के आप सोच रहे हैं कि एक जगह पे बैठे हुए आपको किसी चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि वहाँ मैं गया था तो ये बहुत खूबसूरत जगह, ये वैसी चीज़ नहीं है। इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ आइडल आवर्स। ये क्या है, द साइथ्स मैसेज वाजंट फैंटेसी और लेजी डे ड्रीमिंग अबाउट एफर्टलेस रिवॉर्ड। ये एक कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बिल्कुल फ्री में आके मिल जाए, ठीक है, कि आप फारिग वक्त में बैठे हुए और आप उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना इस बात कर ले कहीं ना कहीं जाके वो जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री थी ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी, डैफोडिल, उससे कहीं जाकर मिलता है। क्योंकि उसमें पोइट कह रहा होता है ना कि जब वो अपने घर में फारिग बैठा हुआ होता है तो उसको ये उसके लिए एक गिफ्ट है कि वहाँ बैठ के वो सोच रहा होता है। तो यहाँ पे उसी की ऑपोजिट बात हो रही है, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये कोई ऐसा ड्रीम नहीं है, ऐसा कोई गिफ्ट नहीं है कि आप कहीं बैठे हुए हो सोच रहे हैं और आप डे ड्रीम कर रहे हैं या आप अपनी इंटरनल आई से जो है ना उस चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स समथिंग द पर्सन हैज़ अर्नड इट, ठीक है। वो किस तरीके से उसने अर्न किया है, उसने मेहनत करके अर्न किया है, ठीक है। तो इट वॉज नो ड्रीम ऑफ द गिफ्ट ऑफ द आइडल आवर्स, कि फारिग बैठे हुए घर का जो टाइम होता है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ओके। ये बिल्कुल एक ऐसी चीज़ है जो कि आप प्रैक्टिकल करके, जो आप खुद एक्सपीरियंस करके ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं इसको। अब लाइन नंबर 8 पे आते हैं, और इजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ। अब देखें, अब इसमें फे और एल्फ का वर्ड होता है। फे फेरी के लिए इस्तेमाल हुआ है और एल्फ भी आपको पता है कि एक कोई छोटी सी क्रिएचर्स होती हैं। बहुत सारी मूवीज़ में आपने देखा होगा, हैरी पॉटर में भी देखा होगा आपने, बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि छोटी सी जो क्रिएचर होती है ना उसको एल्फ कह रहे होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, कह रहे हैं कि जिस तरह उसने पिछली लाइन में कहा था ना कि ये कोई भी किसी भी आइडल आवर का गिफ्ट नहीं है, या आपको बैठे हुए मिल नहीं गया, और ना ही इट इज़ नॉट, और इसके अलावा ये क्या नहीं है, और ईजी गोल्ड एट द हैंड ऑफ फे और एल्फ। और ये कोई ऐसी मैजिकल चीज़ भी नहीं है कि आपको किसी ने, फेरी ने आके या किसी एल्फ, किसी भी मैजिकल क्रिएचर ने आके ना आपको आके पकड़ा दिया कि ये लो, ठीक है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है। नॉर वॉज इट अबाउट मैजिकल वेल्थ, ये किसी भी मैजिकल वेल्थ के बारे में नहीं है। नो फेरी और एल्फ वॉज ग्रांटिंग हिम ट्रेजर। और ये जो ट्रेजर है, ये जो उसको ये फीलिंग जो उसको मिली है, ये कोई भी कहीं से भी उसको इस तरीके से नहीं है कि उसको किसी ने आके लाके दे दी हो। तो यहाँ पे इल्यूजन की जो एक टेक्निक है वो इस्तेमाल की गई है कि रेफरेंस टू फोकलोर। अब फोकलोर के अंदर आपने देखा होगा फेरीज वगैरह का बहुत ज़्यादा रेफरेंस आता है, तो ये वो उसको यूज़ किया जा रहा है इस पोइट्री के अंदर।
अच्छा, फिर कंट्रास्ट आप देख सकते हैं फिर से, द पोएट डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम फैंटेसी फोकसिंग ऑन रियल ह्यूमन एफर्ट। तो यहाँ पे कंट्रास्ट किस चीज़ का आ रहा है? फैंटेसी वर्ल्ड का विद द रियल वर्ल्ड, ठीक है। फैंटेसी वर्ल्ड को इस्तेमाल करके रियल वर्ल्ड को समझाया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ों को देखिएगा कि इसमें कंट्रास्ट कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनीथिंग मोर देन द ट्रुथ वुड हैव सीम्ड टू वीक। अब वो क्या कह रहे हैं? कोई भी चीज़ जो कि ट्रुथ से ज़्यादा होगी, मतलब ट्रुथ के अलावा उसके अंदर कोई और चीज़ ऐड कर देना, कोई भी किसी भी रियलिस्टिक चीज़ को आपने जो है ना वो आपने इमेजिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, तो वो क्या करेगी? वो उसको वीक बना देगी, वो उसके अंदर स्ट्रॉन्ग चीज़ ऐड नहीं करेगी। आपने अपने पॉइंट के अंदर जहाँ पे झूठ ऐड कर दिया ना, वहाँ पे आपकी बात में वीक पॉइंट आ गया, आप उसको स्ट्रॉन्ग नहीं रख सकते, वो वीक हो गई बात। जिस तरीके से यहाँ पे कह रहे हैं, एनीथिंग मोर देन द ट्रुथ वुड हैव सीम्ड टू वीक। अगर जो रियलिस्टिक चीज़ है, जो रियलिस्टिक पिक्चर उसने क्रिएट की है, उस रियलिस्टिक पिक्चर के अंदर अगर वो कोई फैंटेसी का एलिमेंट ला के डाल देगा या कोई भी ऐसी चीज़ जो इमेजिनरी उसके अंदर डाल देगा, तो वो इसको ख़राब कर देगी, वो इसको वीक कर देगी। असल में ये चीज़ जो खुद रियलिस्टिक वे में पड़ी हुई है, ये बहुत जो है स्ट्रॉन्ग है। एनी स्टोरी मोर फैंसीफुल देन द प्लेन ट्रुथ वुड हैव फेल्ट शैलो। ट्रुथ इटसेल्फ इज स्ट्रॉन्गर देन इमेजिनेशन हियर। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो ट्रुथ है वो इमेजिनेशन से बेहतर है, ठीक है। ही इज कंपेयरिंग इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, और वो रियलिटी को फोकस कर रहा है। वो कह रहा है इमेजिनेशन जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, आपने जो चीज़ अपने से ऐड कर दी, जो आप इमेजिन कराने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट होगा। जो असल चीज़ है वो रियलिटी है, इस तरीके से वो रियलिटी को यहाँ पे डिपेक्ट कर रहा है। अब इसमें आयरनी देखें क्या है। नॉर्मली इमेजिनेशन इज कंसीडर्ड स्ट्रॉन्गर बट हियर ट्रुथ इज मोर पावरफुल। आपने देखा होगा जब भी आपको क्रिएटिव राइटिंग कराई जा रही होती है या फिर बहुत सारी चीज़ों के अंदर आपको हमेशा बताया जा रहा होता है कि इमेजिनेशन इज मोर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है? एक कंट्रास्ट आ रहा है, एक आयरनी आ रही है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ट्रुथ इज मोर पावरफुल देन इमेजिनेशन, ठीक है। इमेजिनेशन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ट्रुथ स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। फिर थीम इसमें क्या है? इसमें इंटीग्रिटी की थीम है, ठीक है, ऑथेंटिसिटी की थीम आ रही है, इसमें हार्ड वर्क की थीम आ रही है, राइट। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लाइन नंबर 10। टू द अर्नेस्ट लव दैट लेड द स्वेल इन रोज। अब क्या कह रहा है यहाँ पे राइटर? द स्पीकर सिंसियर लव फॉर वर्क, द अर्नेस्ट लव, जो सिंसियर लव है जो उसने अर्न किया है, ठीक है, ये सिंसियर लव है उसका, जो वो क्या कर रहा है? वो लव क्या है? मोइंग द मेडोज, जो स्वेल है जो रोज में बना रहे हैं ना आपका मेडोज को, एक खेत को उसने जो उसमें कन्वर्ट कर दिया, उसको गिव मीनिंग टू हिज एफर्ट। तो वो जो उसने क्या किया है, जो उसने अपना पूरा प्यार, अपनी मेहनत, अपना सेक्रीफाइस और जो भी उसने सिंसियर लव इस फसल को बनाने में लगाया है, इस जगह को सीधा करने में लगाया है, उस रोज़ को बनाने में लगाया है, वो कह रहे हैं कि यही क्या है? यही उसका जो है असल चीज़ उसने अर्न की है, द अर्नेस्ट लव, ठीक है। ये जो चीज़ उसने जो भी चीज़ उसने वहाँ से गेन की है, वो दैट इज़ हिज लव एंड दैट इज़ हिज इमेजिनेशन, या जो भी चीज़ उसने वहाँ पे अर्न की है वो है, ठीक है। अब आप इसमें देखिए पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया है। अर्नेस्ट लव इज द डिवोशन और पैशन विद विच ही वर्क्स, ठीक है। तो उसका जो अपना वो जो इमोशन और जो भी डेडिकेशन, उसकी डेडिकेशन है, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि जो उसका पैशन है वर्क के साथ, उसका जो है उसका इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे। हम इसको मेटाफर, मैं इसको ज़्यादा कहूँगी पर्सोनिफिकेशन की जगह, तो आप इसको मेटाफर ही लिखिएगा, ओके। फिर क्या है? इमेजरी। इमेजरी क्या है? ले द स्वेल इन रोज। तो ये क्या है? जब आपको बता रहे हैं कि कोई खेतों के अंदर काम कर रहा है, किसी मेडो के अंदर, किसी भी उस जगह के अंदर जिसने वो रोज़ बनाई हैं, क्यारियाँ बनाई हैं, जो भी उसने किया है, तो आप सोचें कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो रही है ना इससे भी, तो ये भी क्या है? ये एक इमेजरी है, आपके दिमाग में इमेज क्रिएट करता है। अच्छा, फिर हमारे पास नेक्स्ट लाइन है, नॉट विदाउट फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर्स। अब वो कह रहा है कि जो ग्रास है ना, जो वहाँ पे घास वगैरह है, जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ पे, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें, नॉट विदाउट फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स ऑफ फ्लावर, ठीक है। वहाँ पे जो चीज़ें वहाँ पे वो कर रहा है, वो जो घास को काट रहा है, उसके अंदर भी छोटे छोटे फूल और छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी। अमंग द ग्रास देयर वाज स्टिल डेलिकेट फ्लावर्स लेफ्ट स्मॉल बट प्रेजेंट, ठीक है। तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर छोटे छोटे फूल प्रेजेंट हैं, चाहे वहाँ पर अब बहुत सारी सफाई हो गई है, चाहे वहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर कर दी गई हैं, वहाँ पे वो घास काट रहा था, उसकी जो साइड थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की जगह पे भी छोटे छोटे फूल ऐसे हैं जो वहाँ खिले हुए हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अक्सर घास के अंदर छोटे छोटे येलो कलर के फूल होते हैं, पर्पल कलर के फूल होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे इसको नजर आ रही हैं। अब इमेजरी इसमें क्या है? फीबल पॉइंटेड स्पाइक्स। अब फीबल बहुत नाजुक सा लेकिन पॉइंटेड है, ठीक है। वो क्या है? वहाँ पे एक आपको
नजर आ रहा है कि एक बहुत ही छोटा सा नाजुक सा फूल वहाँ पे नजर आ रहा है। अब इसमें जस्ट पोजीशन भी देख लें कि द हार्ड वर्क ऑफ मोइंग वर्सेस द जेंटलनेस ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। एक हार्ड वर्क भी नजर आ रहा है, एक सख्त एक एफर्ट वाला काम नजर आ रहा है, दूसरी तरफ एक नाजुक सा जो छोटा सा फूल है उसके साथ इसका कंपैरिजन किया जा रहा है कि हर तरह की चीज़ वहाँ पे मौजूद है, डाइवर्सिटी भी दिखाई जा रही है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, पेल और काइसेस एंड स्केयर्ड अ ब्राइट ग्रीन स्नेक, ठीक है। पेल और काइसेस के पिछले फ्लावर का नाम उसके साथ इसको लिंक किया गया है, ठीक है। यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस में जो लिखा हुआ है यहाँ पे आपकी पोइट्री के अंदर। अब वो क्या कह रहा है, ही नोटिसेस पेल और काइट्स एंड अ स्नेक startled from the grass signs of life in the meadows, ठीक है। अब क्या है कि वहाँ पे जो एक पूरी की पूरी ग्रीनरी है, पूरी की पूरी जो जगह है जहाँ पे वो घास काट रहा है, उसके साथ साथ वहाँ पे क्या है, वहाँ पे एक छोटा सा स्नेक भी मौजूद है ब्राइट ग्रीन कलर का, ठीक है। अब वो जो ब्राइट ग्रीन कलर का जो स्नेक है ना, यहाँ पे वो एक सिम्बॉलिज्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है। आपको पता होगा कि बिब्लिकल सिंबल ऑफ नॉलेज भी समझा जाता है उसको, तो शायद उसको यहाँ पे शो किया जा रहा है, राइटर उसके बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि वहाँ पे लाइफ भी पॉसिबल है। जिस तरीके से उसने बताया ना कि वहाँ पे एक छोटा सा फूल मौजूद है, उस फूल के साथ साथ वहाँ पे एक स्नेक भी मौजूद है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे, क्रिएचर्स भी हैं, लाइफ भी वहाँ पर है, मौजूद है, जहाँ पर वो ये अपनी साइड से ये सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, एक हमें इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हमें क्या नज़र आ रहा है, एक हमें नेचर का एलिमेंट भी इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है। ओके, हाउ मच टाइम डू वी हैव? 3 minutes, एंड आई डोंट थिंक कर लेंगे वैसे 3 minutes के अंदर, 2 लाइन्स ही रह गई हैं। अच्छा, द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज। अब क्या है, वो कह रहा है कि फैक्ट ये है, हकीकत ये है, सच ये है। देखिए पहले वो ड्रीम के साथ कंपैरिजन कर रहा था, अब वो क्या कह रहा है, द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम। फैक्ट और ड्रीम दो ऑपोजिट चीजें हैं ना। फैक्ट हम कहते हैं एक रियलिस्टिक चीज को, ड्रीम हम कहते हैं एक इमेजिनरी चीज को। तो अब वो कह रहे हैं कि जो फैक्ट असल में ड्रीम है। पहले वो क्या कह रहा था, इमेजिनेशन जो है वो वीक है और ट्रूथ स्ट्रॉन्ग है। अब वो कह रहा है कि फैक्ट क्या है, स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर नोज। जो स्वीटेस्ट ड्रीम है, ठीक है, वो क्या है, वो लेबर को ही पता है। जो असल में चीज़ जो उसने अर्न की है ना, वो जो एक सबसे एक इंटरनल हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो सिर्फ लेबर को ही पता है जो वहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। हार्ड ऑनेस्ट वर्क ब्रिंग्स अ ड्रीम स्वीटर देन फैंटेसी, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी जो एक इमेजिनरी वर्ल्ड होता है, फैंटेसी, उससे ज़्यादा अच्छा एक ड्रीम, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको एक फीलिंग मिल सकती है, वो किससे है, वो हार्ड वर्क से है, ठीक है। दैट सेटिस्फेक्शन ऑफ ट्रूथ और ट्रूथ एंड एफर्ट। अब इसमें फिगरेटिव लैंग्वेज कौन कौन सी इस्तेमाल हुई है, पहले तो पैराडॉक्स देखें ना, फैक्ट एज ड्रीम, ठीक है। फैक्ट को ड्रीम कहा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। रियलिटी इटसेल्फ इज डीपली फुलफिलिंग। फिर इसके अलावा थीम हमारे अंदर क्या आती है, ट्रुथ थ्रू लेबर, कि हम जो भी मेहनत करके जो चीज़ कमाई जा रही है वो क्या है, वो ज़्यादा बेहतर है। इसको इस तरीके से डिपिक्ट किया गया है, ठीक है। फिर अब हमारे पास लास्ट लाइन जो यहाँ पर आ रही है वो क्या है, वो फिर से साइथ पे आ गया है। माई लॉन्ग साइथ विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। अब वो कह रहा है कि माई लॉन्ग साइथ, जो लंबी उसकी दरांती है, जो उसका टूल है, वो उसने क्या किया, उसने फिर से विस्पर किया है, विस्पर्ड, ठीक है। अब फिर से वो बात करी है, हल्की आवाज़ में बात करी है, एंड लेफ्ट द हे टू मेक। अब जो घास है ना, जो उसने काटी है, उसको सब साइड पे रख देगा ना, हे वही होती है ना घास, ठीक है, कि वो जो सूखी वाली घास होती है। तो वो कह रहा है कि घास मैंने काट के रख दी है, अब हे बन जाएगी ये बाद में, ठीक है। उसने वहाँ पे घास काट के रख दी है ताकि वो सूखी घास में या जो हे में जो चीज़ उसको चाहिए होती है उसमें कन्वर्ट हो जाए। तो इस पूरी की पूरी जो लाइन है, इसमें क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं। अब वो कह रहा है द पोम एंड्स वेयर इट बिगिन। जहाँ से पोम स्टार्ट हुई थी ना, विस्परिंग ऑफ साइड से, वहीं पे आके पोम खत्म हो रही है, विद द क्वाइट साउंड ऑफ वर्क, ठीक है। और इसमें क्या है, वही हल्की सी जो आवाज़ है काम की, उसी पे आके बात खत्म हो रही है। द टास्क इज डन, द हे लाइज रेडी टू ड्राई एंड बिकम सस्टेनेंस, ठीक है। तो क्या है, अब वो जो आपका जो घास है, उसको अब सारा काम खत्म हो गया है। जो जहाँ से पोइट्री स्टार्ट हुई थी कि उसने अपनी साइड से क्या किया था, काटना शुरू किया था घास को, और वो उसकी आवाज़ थी, वो जो ज़मीन से बात कर रही थी, अभी भी वो ज़मीन से बात कर रही है, उसका काम खत्म हो गया है, और उसने अपनी घास को उठा के साइड पर रख दिया है कि वो कन्वर्ट हो जाए सन ऑफ हीट की, जो हीट ऑफ सन से वो कन्वर्ट हो जाए, ओके। तो यही सारी चीज़ें थी जो हमने इसमें डिस्कस की हैं। फिगरेटिव स्पीच हमने डिस्कस की है, हमने इसमें बाकी सारी जो चीज़ें हैं, सिम्बॉलिज्म है, और जो चीज़ें थी फिगर्स ऑफ स्पीच की, वो हमने जो है वो कर ली हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इस पूरी पोइट्री के बारे में तो मुझे बता सकते हैं। और इसकी जो पैराफ्रेजिंग है ना, जो बच्चे मीनिंग में लिखा हुआ है ना, हर लाइन के नीचे जो मीनिंग है, दैट इज इट्स पैराफ्रेजिंग। तो इसकी पैराफ्रेजिंग मैंने लाइन बाय लाइन की है, तो आप भी एग्जाम में लाइन बाय लाइन ही लिख कर आ सकते हैं, या फिर जो 4 लाइन्स अगर आपके पास आती हैं तो उन चारों की इकट्ठी आप उनको जोड़ के लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका तो आप लोग चैट में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो व्हाइट बोर्ड का लिंक है वो आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दिया गया है, उसमें सारी चीज़ें आपको शेयर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ तक सबको समझ आ गई पोइट्री?
आई होप समझ में आ गई होगी। लास्ट लाइन दोबारा बता दूं, माई लॉन्ग साइथ विस्पर्ड एंड लेफ्ट द हे टू मेक। अब वो कह रहा है कि आखिरी काम भी जो उसकी साइथ है, जो उसका टूल है ना, उसने क्या किया है, उसने यही किया है कि उसने विस्पर किया है, हल्की सी आवाज़ में बात की है और उसने जो घास है उसको रख दिया है ताकि वो हे में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, सिंपल सी बात है, आखिरी लाइन तो बहुत सिंपल थी। फुल थीम बच्चे क्या है, इस पूरी की पूरी जो फुल थीम है ना, ये आपके नीचे इंटरप्रिटेशन मैंने लिखी भी हुई है, आप इसको भी देख सकते हैं। वो क्या है, द पोम सेलिब्रेट्स द डिग्निटी एंड ब्यूटी ऑफ ऑनेस्ट लेबर, कि जो एक इंसान काम कर रहा होता है ना, दिल लगा के अपना एफर्ट के साथ काम कर रहा होता है, उसकी थीम है, उसकी ब्यूटी के बारे में बात की जा रही है, उसकी डिग्निटी के बारे में बात की जा रही है, कि जो ट्रुथ है वो किस तरीके से डिस्कवर किया जाता है, वो वर्क के थ्रू डिस्कवर किया जाता है। वो फैंटेसी और जो इमेजिनरी वर्ल्ड है ना, उनसे जो चीज़ें मिलती हैं वो उतनी अच्छी नहीं है, वो आपको इतनी खुशी नहीं देती जितनी आप कोई काम करके आप अपनी जो खुशी हासिल कर सकते हैं वो। ठीक है, रियलिस्टिक इमेजरी इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, इसके अलावा सिम्बॉलिज्म है इसके अंदर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो थी हमने इनको डिस्कस कर लिया है। ओके, सबको समझ आ गया? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू टुमारो, आई विल सी यू ऑन मंडे इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी।